क्लास 6 जियोग्राफी का चैप्टर है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के जो मेजर लैंडफॉर्म्स हैं, ये माउंटेन है, ये प्लेटू है, ठीक है, ये प्लेन एरिया है, ये डेजर्ट है, तो अर्थ पे कितने अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म है। अब हम वही देखने वाले हैं कि मेजर लैंडफॉर्म्स क्या है। मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ मतलब हम ये अर्थ के ऊपर जो भी अलग अलग फीचर्स आप देखते हो, मेजर जो फिजियोग्राफिक डिवीजन देखने को मिलता है, जो फिजिकल फीचर्स, जैसे कहीं आपको क्या देखने को मिल रहा है, पहाड़ देखने को मिल रहे हैं, कहीं नदी देखने को मिल रही है, तो क्या क्या मेजर फीचर्स है। अब मान लो कहीं पहाड़ है, कहीं नदी है, कहीं प्लेन है, कहीं प्लेटू है, तो ये सारी चीजें अलग अलग अगर हैं तो क्यों है, व्हाट आर द रीजंस फॉर द वेरिएशन इन लैंडफॉर्म्स। हर जगह अलग अलग लैंडफॉर्म है, तो ये जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन का रीजन क्या है। देखो दो कारण बताए गए हैं, एक इंटरनल प्रोसेस होती है, एक होती है एक्सटर्नल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस मतलब क्या है कि ये जो अर्थ है पूरा, अर्थ के अंदर क्या होता है, कुछ इंटरनल मूवमेंट्स होते हैं। जैसे अर्थ के अंदर देखोगे तो प्लेट्स मूव करती है। अर्थ के अंदर एक तरह से अगर हम देखें तो अर्थ में एक तो क्या है, मिट्टी की लेयर होती है, क्रस्ट, चलो क्रस्ट हो गई, फिर लावा टाइप से होता है, लावा मैग्मा जो होता है ना, मॉल्टन मैग्मा, और देखोगे तो कोर होता है। तो ये जो अब ये इनके बीच में भी मूवमेंट होते रहती है। एक होता है इंटरनल प्रोसेस, ठीक है, तो इट लीड्स टू द अपलिफ्टमेंट एंड श्रिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस। तो ये प्लेट्स मूव करती रहती है, कहीं एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही है, कहीं एक दूसरे के नीचे जा रही है। तो इंटरनल प्रोसेस के कारण क्या होता है, अपलिफ्टमेंट एंड श्रिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। तो जो अर्थ का सरफेस है वो कहीं अपलिफ्ट हो रहा है, कहीं श्रिंक हो रहा है। ये जो मूवमेंट है वो इंटरनल प्रोसेस का पार्ट हो गई, ठीक है। अब इस कारण से लैंडफॉर्म बदल रहे हैं, जहां पे आप प्लेट्स टकरा रही, ऊपर उठ रही, माउंटेन बन गए, प्लेट्स क्या हो रही, नीचे जा रही, तो वहां वैली बन गई, ट्रेंच बन गई। बाकी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर वेरिएशन है लैंडफॉर्म में, यहां अलग और वहां अलग है अगर, तो क्यों है, तो एक कारण हो गया इंटरनल प्रोसेस। अब दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है एक्सटर्नल प्रोसेस। एक्सटर्नल प्रोसेस के कारण भी क्या होता है, वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। तो कंटिन्यूस वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस, ये होता है एक्सटर्नल प्रोसेस के कारण, और इसके कारण कहीं ना कहीं वेरिएशंस देखने को मिलते हैं लैंडफॉर्म्स में। क्या होता है कि ये तो आपने देख लिया जमीन के अंदर कुछ कुछ हो रहा है, अभी अब जमीन के ऊपर कुछ कुछ करते हैं हम, ठीक है। ये सरफेस है, एक यहां पे एक छोटा सा मिट्टी का ढेर था, ठीक है। एक्सटर्नल प्रोसेस क्या हो रही है यहां पे कि बहुत तेज बारिश हो गई, तो बारिश तेजी से आई तो उससे क्या कर रही है, मिट्टी के ढेर को पूरा यहां से क्या कर दिया, तोड़ दिया, वो पानी के साथ में बह के चले गया मिट्टी का ढेर, और कहीं और पे जाके डिपॉजिट हो गया। तो आप देखोगे कि अर्थ के ऊपर एक्सटर्नली क्या हो रहा है कि कुछ प्रोसेसेस के कारण ये जो लैंडफॉर्म था, पहले यहां मिट्टी का एक प्लेटू बना हुआ था, प्लेटू बह के यहां चले गया, ठीक है, ऊंचा हुआ एक एरिया था जो प्लेटू कहला रहा था, वो बह के अब यहां चले गया, ठीक है, और अब वो प्लेन हो गया एकदम। तो वो क्या हुआ, लैंडफॉर्म में बदलाव हुआ, और क्यों हुआ, एक्सटर्नल प्रोसेस के कारण। तो ये दो मेन कारण होते हैं जिससे अर्थ पे क्या होता है, जिससे हम अगर देखें तो अर्थ में वेरिएशंस आते हैं। तो कंटिन्यूस वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग मतलब कहीं कुछ टूटता है, कहीं कुछ बनता है, ठीक है, ये सारा सब कुछ जो होता है वो एक्सटर्नल प्रोसेस के कारण होता है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल प्रोसेस जो है, इन दो प्रोसेस के कारण लैंडफॉर्म कहीं अलग कहीं कुछ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे फैक्टर्स हैं, इन्हें समझना जरूरी है, खास करके अगर आप इन्हें रिलेट करो एक्सटर्नल प्रोसेस से। तो दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, इरोजन और डिपोजिशन। इरोजन मतलब क्या होता है, वियरिंग अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अब जैसे मैंने बारिश का एग्जांपल दिया, वैसे अगर धूप का देता हूं कि बहुत ज्यादा धूप होती है तो मिट्टी टूट जाती है, जो सॉइल रहती है सॉइल क्या सैंड में कन्वर्ट हो जाती है, सॉइल सैंड में कन्वर्ट हो गई तो इरोजन हुआ है, वो टूटा है, ठीक है। दी वियरिंग अवे ऑफ अर्थ सरफेस, वियरिंग अवे मतलब किसी भी चीज का घिस जाना, ठीक। तो इरोजन में क्या हो गया, टूटना हो गया। अब डिपोजिशन, मान लो वो मिट्टी टूट गई है, सैंड बन गई है, अब हवा बहुत तेज चली है, तो बहुत तेज हवा के कारण क्या होता है, वो सैंड वहां से उड़ के कहीं और चले गई है। तो डिपोजिशन में दी सरफेस इज बीइंग लोवर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड रीबिल्ट बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। मतलब कि जो सरफेस है तो वो यहां से मिट्टी सारी उठी, धूल उठी, और वो इरोजन हो गया था, इरोजन के बाद में टूट गया था, लोवर्ड हो गया था, अब वो क्या हो रहा है, कहीं और पे जाके डिपॉजिट हो जा रहा है, तो वो डिपोजिशन, ठीक है। जैसे पानी का एग्जांपल दिया था मैंने कि यहां पे जो प्लेटू था एक मिट्टी का, वो बहुत ज्यादा बारिश के कारण पूरा क्या हो गया, सैंड जो है तो वो डिसॉल्व हो गई वाटर में, और वो बह के जाके कहीं पे एकदम इक्वली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, प्लेन बना देती है। तो इरोजन हुआ पहले, फिर क्या होता है, ये डिपोजिशन हो गया। अब ये जो इरोजन डिपोजिशन होता है ना, इसके लिए एजेंट कौन होते हैं, मतलब कौन करवाता है, दिस अकर्स ड्यू टू द एजेंट सच एज रनिंग वाटर, आइस एंड विंड। ऐसा क्या होता है, रनिंग वाटर, आइस, विंड। अब हवाएं भी बहुत तेज चलती है, मिट्टी के ढेर उठा के ले जाती है, ये जो इरोजन और डिपोजिशन होता है तो ये इन एजेंट्स के कारण होता है, ये रनिंग वाटर, ये आइस और ये विंड। तो देखो ये बेसिक्स थे, एक लैंडफॉर्म दूसरे लैंडफॉर्म से अलग है, तो उसके पीछे का कारण भी क्या है, ये दो प्रोसेसेस है, इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेसेस। इस वीडियो में हम माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज अ माउंटेन? अ माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है, इट इज कंसिडरेबली हायर देन दी सराउंडिंग एरिया। जो क्या होता है, नेचुरल एलिवेशन होता है जो अपने सराउंडिंग एरिया से ऊंचा होता है, ठीक है। अब साथ ही साथ में क्या होता है, विथ अ स्मॉल समिट, डेफिनेशन समझना, विथ अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस। यहां पे क्या होता है, जो पीक होता है, तो पीक क्या होता है, समिट कहते हैं उसे। तो ये समिट क्या होते हैं, उसके स्मॉल होते हैं, जैसे समिट स्मॉल होते हैं। अ ब्रॉड बेस, और बेस जो होता है वो ब्रॉड होता है, ये देखो ना, बेस ब्रॉड है, ठीक। और ये जो नेबरिंग एरिया है, तो नेबरिंग एरिया से क्या है, ऊंचा है वो, तो ये होता है माउंटेन। आगे ना समझो माउंटेन का मतलब। अब बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट less people live in the mountain areas, ठीक है, since the slopes are steep less land is available for farming also। ये चीज समझने वाली है। अब क्लाइमेट देखो यहाँ क्या है, तो हार्श क्लाइमेट के चलते क्या होता है कि लोग वहां पे कम रहते हैं। साथ ही साथ में अगली चीज ये है, since the slopes are steep less land is available for farming। स्लोप्स भी एकदम स्टीप है, एकदम खड़ी
घाटी है ना एकदम, तो उसके चलते क्या होता है कि खेती के लिए भी उतनी जगह नहीं है यहाँ पे। खेती भी अगर आपको करना है तो आप प्लेन एरिया पे करोगे, या फिर आपके पास जमीन तो हो, यहाँ पे आपका ट्रैक्टर भी नहीं चलेगा, आपके बैल भी नहीं चलेंगे, आप भी नहीं चलोगे। तो उस तरह से क्या है कि यहाँ पे खेती भी पॉसिबल नहीं हो पाती, सॉइल भी उतनी फर्टाइल नहीं होती है स्लोप के कारण और डिफिकल्ट टेरेन के कारण। क्लियर है? इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस, दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। तो ग्लेशियर शब्द का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे जो ग्लेशियर है ना, इट इज परमानेंटली फ्रोजन, परमानेंटली फ्रीज हो गया, वो जम गया वहां पे। तो परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स जो है, पानी था पहले वो अब जम गया है, तो वो क्या बन गए? वो कहलाते हैं ग्लेशियर्स। ठीक है, तो ग्लेशियर जब बहते हुए आएंगे ना, धीरे धीरे खिसकते भी है, क्योंकि है तो आखिरकार पानी ही, तो पानी जब पिघलेगा तो नीचे से फिसलेंगे आगे वो। अब जब वो फिसलते तो तोड़ते तोड़ते हुए आते हैं माउंटेन्स को, ठीक है, इरोड करते हुए आते हैं। ठीक है, ग्लेशियर्स आर कंसिडर्ड एज स्टोर हाउस ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये है तो पानी, मैंने अभी बताया, पिघलेगा, पिघल के पानी कहां जाएगा? नदियों में, नदियों से हम हमारे घरों में ले आएंगे, तो पानी मिल रहा है हमें। ठीक, सम माउंटेन्स आर अंडर सी आल्सो। कंसेप्ट है, अच्छे से समझो इसे। देखो ये अगर 8800 मीटर और अगर ये 10,000 मीटर है, माउना किया कहां पे? ये हवाई कहां पे? ये तो पैसिफिक ओशियन में क्या है? जापान के पास में माउना किया, ये एक माउंटेन है। ठीक है, इन दी पैसिफिक ओशियन इज एन अंडर सी माउंटेन, मतलब इस तरह का अंडर सी माउंटेन जिसका बेस कहां है? सी में है कहीं ना कहीं। एक अंडर सी माउंटेन है। इट इज हायर देन माउंट एवरेस्ट बीइंग 10,205 मीटर्स हाई। अब इसकी अगर आप ओशियन बेड से हाइट नापोगे ना, तो 10,205 मीटर्स लंबा है। तो माउंट एवरेस्ट तो क्या है इसके सामने? छोटा भाई है इसका, ये बड़े मियां है, वो छोटे मियां है। तो इस तरह से ऊंचा तो काफी है, ठीक है, लेकिन वो दिखता नहीं क्यों? क्योंकि इट इज अंडर सी माउंटेन। क्लियर? क्या है माउंटेन रेंज? तो माउंटेन्स अरेंज इन अ लाइन इज नोन एज माउंटेन रेंज। अगर माउंटेन्स क्या है? एक लाइन में अरेंज है। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे हिमालयाज है, इस तरह से एक पीक थोड़ी ना है माउंटेन की, वो तो कितने सारे माउंटेन्स है, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, ठीक है, K2, कितने सारे माउंटेन्स है। तो ये सारे माउंटेन्स की एक रेंज बनी हुई, एक लाइन बनी हुई है पूरी। तो व्हेन माउंटेन्स आर अरेंज इन अ लाइन इट इज नोन एज माउंटेन रेंज। तो चेन या फिर सीरीज ऑफ मेनी माउंटेन्स, उसे माउंटेन रेंज कहा जाता है। ये माउंटेन रेंज हो गया। एक एल्प्स है, ठीक है, तो एल्प्स माउंटेन रेंज होगी। तो माउंटेन्स की क्या एक सीरीज बनी हुई है, बहुत सारी चेन बनी हुई है। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, जो मतलब सबसे लंबी रेंज है ऐसी, वो है एंडीज। ठीक है, तो एंडीज माउंटेन रेंज। अब यहाँ पे देखोगे तो आप हमारे वेस्टर्न घाट है एक माउंटेन रेंज, ठीक है, एक ईस्टर्न घाट है माउंटेन रेंज। तो इस तरह से एक सीरीज जो होती है, एक चेन होती है जो माउंटेन्स की पीक्स की कंटिन्यूअसली, उसे माउंटेन रेंज कहा जाता है। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन्स। अब यहीं पे अगर हम माउंटेन्स की बात करें कि वो इंपॉर्टेंट क्यों है, तो वो भी समझो। तो सबसे पहली चीज तो क्या है कि दे आर कंसिडर्ड एज द स्टोर हाउस ऑफ वाटर। मैंने आगे भी बताया, मेनी रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्लेशियर्स इन माउंटेन। माउंटेन्स में ग्लेशियर है, ग्लेशियर बने पानी से। अब वो पानी जब पिघलेगा, मतलब जो ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो पिघल के पानी बनेंगे, पानी नदी में आएगा, नदी में से पानी हमारे घर पे लाएंगे, तो हमारे लिए क्या हो गए? वो पानी हो गया। अब वो ऐसा पानी हो गया जो आपने स्टोर करके रखा था। फिर क्या होता है? रिजर्वायर्स आर मेड एंड द वाटर इज हार्नेस फॉर द यूज ऑफ पीपल। अब क्या होता है? माउंटेन्स में बहुत सारे रिजर्वायर्स बनाए जाते हैं। जैसे आप देखो, दो पहाड़ ऐसे हैं, ये नदी बह के जा रही है, तो ये नदी में आप क्या करोगे? यहाँ पे डैम बना दोगे, तो पूरा का पूरा पानी पीछे क्या होने लगेगा? स्टोर होने लगेगा। ये देखो जैसे ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर पिघल रहा है और ये पानी बहते हुए जा रहा है, ठीक है। तो यहीं पे आप डैम भी बना सकते हो, डैम बना के एक रिजर्वायर बना लोगे बहुत बड़ा सा पीछे, आप यहाँ पे पानी रोक दो पूरा, तो वो पीछे भरने लगेगा, पीछे आप एम्पावरमेंट क्रिएट कर लो, पानी को यूज करो, ठीक है। फिर उसके बाद में कहता है वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन। अब आपने जो पानी स्टोर किया है माउंटेन्स में, तो ये पानी आप क्या कर सकते हो? इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हो। फिर अगली चीज क्या है? जो आप रिजर्वायर बना रहे हो, तो उसकी मदद से आप इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बेसिक फंक्शन ऐसे होता है कि पानी के फ्लो से टरबाइंस रोटेट होती है। अब जब टरबाइंस रोटेट होती है तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है और उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं, ठीक है। फिर रिवर वैली एंड टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। माउंटेन यूजुअली क्या होता है? बहुत ज्यादा स्लोप होता है, तो स्लोप के कारण आप खेती नहीं कर पाओगे, यहाँ पे आपका ट्रैक्टर नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही माउंटेन में आप टेरेस बना लेते हो इस तरह से, ठीक है, माउंटेन को काट काट के ऐसे टेरेस बन गया ये बहुत ज्यादा, तो अब ये तो क्या होगा? यहाँ पे पानी स्टोर किया जा सकता है। देखो जैसे ये टेरेस बना लिए, तो ये प्लेन एरिया हो गया। अब यहाँ पे आप करो खेती खूब, किस तरह से टेरेस फार्मिंग होती है, ठीक है। रिवर वैली जो होता है, तो ये रिवर वैली क्या होता है? एक माउंटेन ये है, अब ये दोनों माउंटेन में से स्लोप में सारी चीजें, सारा जो फर्टाइल एलिमेंट है, तो वो यहाँ आके डिपॉजिट हो गया है। अब ये पार्ट जो है, तो इस पार्ट में आप क्या कर सकते हो? खेती कर सकते हो। तो रिवर वैली एंड टेरेस आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। क्यों? क्योंकि फर्टाइल रहते हैं बहुत, ठीक है। आगे क्या है? माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। बहुत सारी तरह तरह प्रकार की जड़ी बूटी, ठीक है, बहुत सारी दवाइयां, मेडिसिन, खाने की चीजें, ठीक, एप्पल वगैरह सब कहां से मिलेंगे आपको? माउंटेन से मिलेंगे। तो माउंटेन्स में फ्लोरा, बहुत सारे पेड़ पौधे, और बहुत सारा फौना, मतलब बहुत सारे जानवर भी यहाँ पे मिलेंगे। जैसे आप देखो अलग अलग प्रकार की गोट, शिप, ये सारी माउंटेन गोट्स वगैरह जो होती है, तो उससे वुल जो मिलता है बहुत गर्म रहता है, बहुत हल्का रहता है। ये सारी चीजें आपको माउंटेन से ही मिलने वाली है। अब अगली चीज जैसे ये देखें हम, तो वी गेट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज फ्यूल, फॉडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक गम, ठीक है, गम, राइजेंस एक्सेट्रा फ्रॉम माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट ओवर देयर। तो जैसे मैंने बताया कि फ्लोरा एंड फौना बहुत ज्यादा होता है, फ्लोरा रिच होता है, तो फ्यूल मिलता है लकड़ी जलाने की, जानवरों को खिलाने के लिए फॉडर, घास मिलती है, ठीक है। शेल्टर, लोग रहते भी हैं पहाड़ों पे, घर बना के, गुफाएं वगैरह जो होती है तो उन्होंने, ठीक है। फिर अदर प्रोडक्ट्स लाइक गम, तो आपने देखो माउंटेन में जो पेड़ होते हैं तो उसमें से गोंद निकलता है, ठीक है, वो गम होता है। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें हमारे इस्तेमाल में आ सकती है। माउंटेन्स कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या करते हैं? ये हमें देते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। फिर अगली चीज क्या है? तो माउंटेन्स आर कंसिडर्ड
आइडियलिक साइट फॉर टूरिस्ट, सीनिक ब्यूटी देखने को मिलती है, सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह जैसे रिवर राफ्टिंग हो गया, ठीक है, पैराग्लाइडिंग हो गया, ये सारी चीजें माउंटेन्स में पॉसिबल है। तो इस कारण से क्या है, माउंटेन्स एक मेजर सोर्स ऑफ मतलब एक मेजर डेस्टिनेशन ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं और सोर्स ऑफ इनकम भी होता है। यहाँ जो लोग रहते हैं तो वो क्या करते हैं, आपको इस तरह से ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज डेवलप करना, जनरेट करना, ये सारे एडवांटेज हो सकते हैं माउंटेन्स के। हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। आपको माउंटेन्स के बारे में कुछ बताया, समझ में आया, ठीक है। अब देखो क्या है, अब हम देखते हैं माउंटेन्स किस किस प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स और वॉल्केनिक माउंटेन्स। अब तीनों चीजों को समझो, फोल्ड, ब्लॉक, वॉल्केनिक। अब देखो मैंने आपको बताया था कि अर्थ क्या होता है, अर्थ क्रस्ट है, प्लेट्स है, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो क्या कर रही है, तैर रही है, किसके ऊपर, फ्लोट कर रही है, मैग्मा के ऊपर। नीचे मैग्मा है, ठीक है, तो ये मैग्मा के ऊपर जब फ्लोट कर रही है तो एक प्लेट ये, एक प्लेट ये है मान लो। अब ये दोनों प्लेट आई और आने के बाद टकराती हैं, ठीक है, टकराती हैं तो फोल्डिंग होती है। ये फोल्डिंग के कारण जो माउंटेन्स बनते हैं ना, ऐसे जैसे ये दोनों प्लेट्स आई, टकराई, टकराने के कारण ऐसे फोल्डिंग हो गई, ये फोल्डिंग के बाद में जो माउंटेन्स बने तो ये फोल्ड माउंटेन्स कहलाते हैं। दूसरा ब्लॉक माउंटेन, ये जो प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स अगर खिसक जाती है ऐसे, ठीक है, ये प्लेट्स अगर खिसक जाती है तो उसके चलते क्या होता है, देखो ये प्लेट इधर मूव कर गई, ये प्लेट इधर मूव कर गई है, तो कुछ एरियाज क्या होते हैं, नीचे अंदर की तरफ क्या हो जाते हैं, सबसीड हो जाते हैं। कि पहाड़ क्या होता है, सराउंडिंग एरिया से उठा हुआ पार्ट होता है। ये एक पूरा एरिया था, ये वाला एरिया जैसे नीचे की तरफ सबसीड कर गया, यहां पे भी नीचे की तरफ सबसीड कर गया एरिया, तो अब ये क्या हो गया, ये अपने सराउंडिंग एरिया से तो ऊंचा हो गया। तो कुछ माउंटेन जो बनते हैं तो वो ऐसे ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं, ठीक है, प्लेट्स के डाइवर्ज होने के कारण जब नियर बाय एरियाज क्या हो जाते हैं, सबसीड कर जाते हैं, तो एडजेसेंट एरिया अपने आप क्या हो जाते हैं, एलिवेटेड हो जाते हैं। तो इस तरह के जो माउंटेन्स बनते हैं वो ब्लॉक माउंटेन्स कहलाते हैं। अगला क्या है, वॉल्केनिक माउंटेन्स। तो वॉल्केनिक माउंटेन्स में जैसे वॉल्केनो है, अब वॉल्केनो क्या होता है, फूटा। अब वॉल्केनो जब इरप्ट होता है तो वो वॉल्केनिक इरप्शन के बाद लावा वगैरह निकला, लावा यहां डिपॉजिट होता चले गया, सूख गया, सूखने के बाद में वो ऐसा स्ट्रक्चर ले लेता है। ये पूरा ये जो बना है ना माउंटेन, ये वाला इतना पार्ट, ये कैसे बना है, ये लावा से ही तो बना है। तो ऐसे जो माउंटेन्स बनते हैं वो वॉल्केनिक माउंटेन होते हैं। तो फोल्ड माउंटेन्स क्या है, फॉर्म्ड ड्यू टू दी फोल्डिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट है जो प्लेट्स हैं ये फोल्ड होती है, उसके बाद जो बनते हैं तो वो फोल्ड माउंटेन कहलाते हैं। मेजर फोल्ड माउंटेन्स कौन कौन से हैं देखो, तो हिमालयन माउंटेन्स, दी एल्प्स, ठीक है, अरावली, दी एपेलेशियंस और उसके बाद में यूरल माउंटेन्स। आगे ब्लॉक माउंटेन्स। तो ब्लॉक माउंटेन्स क्या है, माउंटेन्स क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। वर्टिकली मतलब ऊपर नीचे ऐसे, तो ये लार्ज एरिया आर ब्रोकन, इनके अंदर क्या हो गया, क्रैक्स हो गई, क्यों, क्योंकि प्लेट्स मूव कर गई। तो जब बड़ा एरिया क्या होता है, टूट जाता है, टूटने के बाद में क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है, इस तरह से दिख रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो वर्टिकली जब मूवमेंट होता है अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो उसके कारण जो माउंटेन्स बनते हैं वो ब्लॉक माउंटेन्स कहलाते हैं। तो हॉर्स जो होते हैं, ठीक है, तो ये होते हैं दी अपलिफ्टेड ब्लॉक्स। तो जो ब्लॉक्स ऊपर उठे हैं तो ये हॉर्स कहलाते हैं। और ग्रेबन कौन होते हैं, तो ग्रेबन जो ब्लॉक्स नीचे की तरफ सबसाइड कर गए वो ग्रेबन कहलाते हैं। तो ये ग्रेबन हो गया, ये हॉर्स हो गया। हॉर्स और ये ग्रेबन, ग्रेबन मतलब नीचे की तरफ और हॉर्स मतलब जो ऊपर की तरफ उठा हुआ जो पार्ट है वो हॉर्स और नीचे की तरफ ग्रेबन। एग्जांपल्स में अगर देखें हम तो राइन वैली, तो राइन वैली जर्मनी में यहाँ पे। फिर उसके बाद में दी वॉस माउंटेन रेंज, ये है फ्रांस में। ये माउंटेन ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है। अगला जो है लास्ट वॉल्केनिक माउंटेन। तो वो जो वॉल्केनिक माउंटेन्स होते हैं वो क्यों बनते हैं, क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन होता है। चलो ऐसे देखो, ये एक माउंटेन था, ये उसकी वेंट थी, नीचे क्या है, बहुत ज्यादा मॉल्टन मैग्मा है, पूरा लावा है वो। अब वो अंदर से क्या होता है, ये वेंट पाइप के थ्रू जैसे ऊपर तक आ गया, यहाँ से ये माउंटेन से यहाँ। अब जब भी आउटब्रस्ट होगा वॉल्केनो, ठीक है, वॉल्केनो जब भी ब्रस्ट होगा तो ये लावा निकलेगा, इससे लावा यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। वॉल्केनो बस्ट हुआ, ठीक है, और फिर लावा डिपॉजिट हो गया। तो आफ्टर द बर्स्टिंग द लावा गॉट्स डिपॉजिटेड ऑन द एडजेसेंट एरियाज। अभी एडजेसेंट एरियाज पे लावा डिपॉजिट हो गया। ग्रेजुअली द लावा कूल्स डाउन, ठीक है, तो धीरे से जो मैग्मा निकल के आया था बाहर, तो वो लावा के फॉर्म में बाहर आ गया। अब वो ठंडा हो जाता है, यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है वो वहीं पे फ्रीज डाउन हो जाएगा, तो ये यहाँ पे सरफेस बन गया। अब माउंटेन्स बन गए ना, माउंटेन्स फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी। एग्जांपल में तो माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका, माउंट फुजियामा इन जापान। इस वीडियो में हम प्लेटू के बारे में पढ़ने वाले। अब प्लेटू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड, ठीक है, माउंटेन में क्या था, एक एलिवेटेड एरिया है, फ्लैट नहीं है और वो, लेकिन प्लेटू क्या है, एक एलिवेटेड फ्लैट लैंड होता है। इट इज अ फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। जैसे हम देखते हैं कि माउंटेन के समिट जो होते हैं तो स्मॉल समिट होते हैं, ठीक है, नैरो समिट होते हैं, बेस जो होता है तो वो ब्रॉड होता है, माउंटेन का बेस ब्रॉड हो गया, ठीक है। अब प्लेटू में सराउंडिंग एरिया से क्या है, एलिवेटेड पार्ट है, सराउंडिंग एरिया से उठा हुआ है, आजू बाजू से ऊंचा है ना, और ऊपर क्या है, ऊपर फ्लैट लैंड होता है। तो यहां पे जैसे वो बताया गया फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड, ठीक है। टेबल कैसे होता है, फ्लोर से तो टेबल ऊपर है, टेबल फ्लोर से ऊंचा होता है, लेकिन ऊपर आके क्या होता है, बराबर हो जाता है एकदम। तो प्लेटू का एग्जैक्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो टेबल की तरह होता है बस। तो हाइट वेरी करती है। अब तिब्बतन प्लेटू है तो ये क्या है, ये जमीन से 7000 मीटर ऊपर है, तो ऊंचे भी होते हैं काफी,
ठीक है। तो उस तरह से प्लेटू की हाइट की अगर बात की जाए तो वो वेरी करती है बहुत ज्यादा, तो हाइट और एज ये बहुत ज्यादा वेरी करती है, सभी तरह के प्लेटू होते हैं। एग्जांपल्स अगर देखें हम प्लेटू के, डेक्कन प्लेटू इन इंडिया, तो इंडिया में प्रोमिनेंटली जैसे ये जो साउथ वाला इंडिया है ना, तो यहाँ डेक्कन प्लेटू है ये पूरा, तो इधर ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट और उनसे उनके बीच में सराउंडेड जो है तो डेक्कन प्लेटू हो गया। ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू है, तो यहाँ पे क्या सोना और डायमंड हीरे वगैरह मिलते हैं बहुत ज्यादा माइन से। ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू इन कीनिया, तांजानिया एंड युगांडा। फिर वेस्टर्न प्लेटू ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तिब्बतन प्लेटू, तो तिब्बतन प्लेटू कहां है? चाइना में, इंडिया और चाइना की बॉर्डर पे, जैसे ये तिब्बत, यहाँ पे तिब्बत है तो तिब्बतन प्लेटू। तो इंडिया में भी ऐसा नहीं कि सिर्फ डेक्कन प्लेटू है, बहुत सारे हैं, छोटा नागपुर प्लेटू है, ठीक है, मालवा प्लेटू है, बुंदेलखंड प्लेटू है, फिर बघेलखंड प्लेटू है, तो इससे बहुत सारे प्लेटू है। प्लेटूज के एडवांटेजेस क्या है? जैसे हमने देखा माउंटेन में क्या है, स्टोर हाउस ऑफ वाटर है माउंटेन, ठीक है, वहां से बहुत सारा पानी मिलता है माउंटेन से। तो प्लेटू से हमें क्या मिलता है वैसा? रिच इन मिनरल डिपॉजिट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्लेटू जो होते हैं तो जियोलॉजिकली मोस्टली ओल्ड होते हैं। देखो वो चीज भी समझाता हूं मैं, क्या होता है, कभी ये प्लेटू भी माउंटेन रहे होंगे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इरोजन के कारण वो प्लेटू ऐसे हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं। तो पुराने हैं, मतलब बहुत कंप्रेस्ड रॉक है यहाँ की। अब जब बहुत कंप्रेस्ड रॉक होती है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है, कंप्रेस्ड रॉक होती है तो मिनरल्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे अफ्रीकन प्लेटू इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग, ठीक है, यहाँ पे गोल्ड और डायमंड माइनिंग। तो आप देखो ये गोल्ड माइन का एक फोटोग्राफ है हमारे पास में, तो मिट्टी ऐसी शाइन कर रही जैसे सोना है, ठीक है। गोल्ड माइनिंग जो है तो वो अफ्रीका वगैरह में होती है। फिर छोटा नागपुर प्लेटू हैज ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, कोल एंड मैंगनीज। तो छोटा नागपुर प्लेटू में क्या, आयरन, कोल, मैंगनीज ये सब कुछ मिलता है। जैसे आप देखते हो कि जितना भी डेवलपमेंट होता, अगर आयरन ना हो तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह, घर कैसे बनेंगे, सोचो जरा। तो देयर आर सेवरल वाटरफॉल इन प्लेटू। अब प्लेटू पे बहुत सारे वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है, झरने। इन इंडिया हुंड्रू फॉल्स इन दी छोटा नागपुर प्लेटू। तो छोटा नागपुर प्लेटू ओडिशा वगैरह ये जो एरिया है, तो वहां पे आपको हुंड्रू फॉल्स देखने को मिलेगा, ठीक है। जॉग फॉल है, तो कर्नाटका में जॉग फॉल है। कि प्लेटू पे वाटरफॉल्स हैं, तो वाटरफॉल से क्या एडवांटेज, टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो जाते हैं। टूरिस्ट डेस्टिनेशन होते हैं तो लोग घूमने जाते हैं, वहां पैसे खर्च करेंगे, इकोनॉमी चलेगी, ठीक है। अब क्या होता है कि दी लावा प्लेटू, इंडिया का जैसे डेक्कन प्लेटू है, तो ये कैसे बना है पता है? इट इज फॉर्म्ड बाय दी लावा, ठीक है। लावा जो इरप्ट हुआ था, कहां से लावा आया है? तो लावा यहाँ पे हजारों लाखों साल पहले क्या हुआ होगा, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। तो जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ ना, उस वॉल्केनिक इरप्शन के कारण क्या है कि यहाँ जो मिट्टी बनी है, तो ये जो मिट्टी है वो लावा से बनी हुई है, ठीक है, लावा से बनी हुई है। तो यहाँ पे जो लावा प्लेट्यूज होते हैं तो दे आर रिच इन ब्लैक सॉइल, जैसे इंडिया का डेक्कन प्लेटू। अब ब्लैक सॉइल होगी तो ब्लैक सॉइल पे पता है कॉटन जो कल्टीवेट की जाती है ना, कॉटन बहुत अच्छी कल्टीवेट हो जाती है, तो इट इज फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टीवेशन। तो इस तरह से क्या है कि एग्रीकल्चरली भी लावा प्लेट्यूज वगैरह क्या होते हैं, बहुत ज्यादा सूटेबल होते हैं। इस वीडियो में हम प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो लैंडफॉर्म होते हैं स्मॉल बॉटम ब्रॉड बेस के साथ में जो होते हैं तो माउंटेन्स होते हैं। फिर प्लेटू होते हैं तो जो फ्लैट सरफेस के साथ होते हैं ऊपर, बाकी जो सराउंडिंग एरिया होता है उससे ऊपर होते हैं, एलिवेटेड होते हैं। फिर आती है तीसरा प्लेन, वो क्या है, वो प्लेन है, ठीक है। तो प्लेन एरियाज क्या रहते हैं, इस तरह से प्लेन रहते हैं एकदम। लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड, ठीक है, बहुत दूर दूर तक के जो स्ट्रेच होते हैं फ्लैट लैंड के, ठीक है। जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर अबव मीन सी लेवल, ठीक है, ये 0 मीटर हाइट। तो 0 मीटर से ज्यादा क्या 200 मीटर बस ऊपर, और ये पूरा फ्लैट रहता है, ठीक है। जहां पे हम देखिए माउंटेन्स और प्लेटू की बात, तो वो क्या कहते हैं, जमीन से उठे हुए रहते हैं थोड़े से, क्योंकि प्लेन्स जो होते हैं वो फर्टाइल होते हैं बहुत ज्यादा। ये जो लैंडफॉर्म बन रहा है तो वो कैसे बना समझो। यहां पे कभी पहाड़ हुआ करते थे, आज भी है वही पहाड़। अब पहाड़ों से क्या निकली, नदियां निकली, जैसे ये नदी निकली। नदी क्योंकि पहाड़ से निकल रही बहुत स्पीड से आती है, जैसे ऊपर से स्लोप रहता है ना, तो स्लोप में से बहुत तेजी से आता है पानी। अब नदी का पानी जब बहुत तेजी से आता है तो पहाड़ों से टकराते हुए आता है, पत्थरों को तोड़ते हुए आता है, चट्टानों को तोड़ते हुए फोड़ते हुए आता है, ठीक है। और जब चट्टानों को तोड़ते फोड़ते हुए आता है ये, तो ये कहां पे आएगा, जैसे ये सरफेस है, ठीक है, सराउंडिंग एरिया पे आया। अभी जब नदी सराउंडिंग एरियाज पे आती है तो प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स। सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना कि प्लेन्स को बनाएगा कौन, तो ये रिवर जब पहाड़ से निकल के आ रही है माउंटेन से, तो ये प्लेन बनाएंगी, ठीक है, इंडिया। अब ये रिवर जब ऊपर से आई नीचे तो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आई है। तो यहाँ पे इसने तोफो मचाई थी ना पहाड़ों में, तो यहां से मिट्टी लेके आई है, पेबल्स लेके आई है, फर्टाइल एलुवियल लेके आई है, ये सारी चीजें लेके आ रही है अपने साथ पानी में। अब जब ये प्लेन एरिया में आ जाती है तो रिवर क्या हो जाती है, थोड़ी शांत हो जाती है। स्लोप में तेज थी, अब प्लेन एरिया में आके धीरे धीरे बहने लगती है वो। तो वो अपने साथ जो भी सेडिमेंट्स लाई है, द रिवर फ्लोज डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स एंड इरोड देम, तोड़फोड़ करी, ठीक है। फिर उसके साथ में जो डिपॉजिट्स लेके आ रही है ना, वो जो इरोडेड मटेरियल लेके आ रही है, तो देन दे डिपॉजिट, दे मतलब रिवर्स, तो देन दे डिपॉजिट देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन्स, सैंड एंड सिल्ट अलोंग देयर कोर्स इन देयर वैली, ठीक है। तो वो जब बहते जाती तो उसके साथ में जो जितना भी डिपॉजिट लेके आई थी, सैंड सिल्ट वगैरह, जो भी मिट्टी कंकड़ पत्थर सब कुछ लेके आई थी, तो उसे डिपॉजिट करते चले जाएगी, क्योंकि स्लो हो गई ना, शांत हो गई है नदी, तो वो धीरे धीरे अपने सारे जो मटेरियल लेके आई थी उसे डिपॉजिट कर देगी। और ये जो डिपॉजिट किया है तो ये प्लेन के फॉर्म में। आगे देखो क्या है, तो प्लेन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। क्यों यहाँ पे पॉपुलेशन क्यों रहती है ज्यादा, हम देख रहे हैं हिस्ट्री, पुराने समय से लोग रह रहे हैं यहाँ पे, क्यों,
तो कारण है प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, सबसे ज्यादा फर्टाइल होते हैं वो, पानी वहां पे अवेलेबल है तो लोग वहीं पे रहेंगे ना, जहां पे खेती कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज इजी, किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन करना है, रोड नेटवर्क बनाना है, ठीक है, ब्रिज बनाना है, आपको जो भी दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, घर बनाना है, तो प्लेन एरियाज में बहुत आसान हो जाता है। प्लेन एरियाज में जीवन क्या है, आसान है। फ्लैट लैंड इज सुटेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड कल्टीवेशन, तो अब क्या है, घर बनाना है, कल्टीवेशन करना है, खेती वगैरह करना है, फ्लैट एरिया बहुत ज्यादा सुटेबल होता है, ठीक है, दूसरे एरियाज के कंपैरिजन में, मतलब माउंटेन्स और प्लेन्स के अपेक्षा फ्लैट प्लेन्स जो होते हैं, जो फ्लैट एरियाज होते हैं, वो ज्यादा सुटेबल रहते हैं, ठीक है। एग्जांपल जैसे देखें हम तो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स ऑफ इंडिया, इंडिया का गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन, वही उत्तर प्रदेश बिहार, इधर असम, ये वाला जो पूरा एरिया है, ठीक है। आप देख रहे हो कि नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, यहाँ ब्रह्मपुत्रा रिवर आ रही है, ये उत्तर प्रदेश बिहार वाला एरिया है, ये फर्टाइल एरिया है, क्योंकि माउंटेन्स जो थे ना, जो रिवर्स आई है, तो वो अपने साथ बहुत फर्टाइल एलिमेंट्स लेके आई है, और वो फर्टाइल एरिया बन गया है, तो वहां पे लोग सेटल होना स्टार्ट हो गए, यहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। फिर यांगतीज, ठीक है, ये चाइना का, जैसे आप देखोगे तो चाइना में भी ये एरिया जो है, तो जो प्लेन एरियाज हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड रहते ही हैं और रहेंगे जीवन भर। डेंसिटी वाइज देखा जाए ना, डेंसिटी समझते हो क्या होता है, दो एरिया, तो एरिया क्या है यहाँ पे बराबर है, मान लो दोनों, चलो तो यहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन एन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, वो होता है डेंसिटी, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में यहाँ पे मान लो 1000 लोग ले रहे हो, यहाँ पे एक स्क्वायर किलोमीटर में लोग 10 ले रहे हैं, तो यहाँ की डेंसिटी ज्यादा है। तो डेंसली पॉपुलेटेड मतलब वहां ये जो एरियाज है, गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन हो गया, ठीक है, नाइल रिवर के पास के जो प्लेन्स हो गए, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इसीलिए रहती है क्योंकि ये बहुत सारे एडेड एडवांटेजेस मिल जाते हैं इन एरियाज में। क्लियर है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लैंडफॉर्म्स एंड दी पीपल। ये जो लैंडफॉर्म्स है, इन लैंडफॉर्म्स का जनता के साथ में क्या रिलेशन होता है, मतलब लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं इंपैक्ट होता होगा। अगर कोई माउंटेन्स के आजू बाजू रह रहा है या फिर जहां वो रह रहा है वहां आजू बाजू माउंटेन्स हैं, तो कहीं ना कहीं उस इंसान के जीवन में कुछ तो डिफरेंस आता होगा। जो प्लेन्स पे रह रहे हैं उनकी लाइफ में कुछ और डिफरेंस आता होगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, तो यहाँ पे जैसे दिखा है कि देयर आर वेरिएशंस इन लैंडफॉर्म्स, तो आपको पता है, हमने पढ़ा वेरिएशंस है अलग अलग, कहीं माउंटेन्स है, कहीं प्लेटो है, कहीं प्लेन्स है। अब हमें ये पता करना है, फाइंड आउट द डिफरेंस इन लाइफ। जो लोग माउंटेन्स पे रह रहे होंगे, लाइफ इन माउंटेन इज नॉट इजी, ठीक है, वहां पे बहुत संघर्ष करना पड़ता लोगों को, ठीक है, पानी की कमी, बिजली की कमी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है नहीं, दूसरी कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हुई नहीं है। ऐसा नहीं कि कहीं पहाड़ पे किसी ने बहुत अच्छा होटल खोल के रखा हो या फिर पहाड़ पे किसी तरह से कुछ अच्छी चीजें चल रही हो, अच्छा हॉस्पिटल हो, चलो होटल तो सेकेंडरी चीज होगी, बाकी एक अच्छा हॉस्पिटल हो, एक अच्छा स्कूल हो, तो ये सारी चीजों से क्या होना पड़ता है, माउंटेन्स के आसपास जो लोग रह रहे हैं उन्हें वंचित होना पड़ता है, ठीक है, दे लैक दिस रिसोर्सेज। अगर आप बात करते हो प्लेन्स की, तो प्लेन्स पे क्या रिलेटिवली फ्लैट सरफेस रहता है, तो बिल्डिंग एक्टिविटी जो है, तो यहाँ पे माउंटेन्स की अपेक्षा प्लेन्स में क्या है, बहुत सारे हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है, तो ये डिफरेंस है, ठीक है। तो प्लेटो में क्या होगा, माउंटेन से तो ज्यादा डेवलपमेंट होगा रिलेटिवली, लेकिन प्लेन्स कितना डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इस तरह से क्या है कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सारी चीजें क्या करती है, बहुत ज्यादा वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन दी लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म एंड दी पीपल पढ़ रहे, तो लोगों के लिए क्या है, या तो बहुत आसानी क्रिएट कर देती है जैसे प्लेन्स में रोड वगैरह, ब्रिज वगैरह सारी चीजें डेवलप्ड है, या फिर बहुत कठिनाइयां डेवलप कर देती है जैसे माउंटेन्स में, ठीक है। तो अब क्या होता है, नेचुरल कैलेमिटीज सच एज अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, स्टॉर्म्स एंड फ्लड्स कॉज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। तो नेचुरल कैलेमिटीज सच एज अर्थक्वेक, भूकंप आ गया, वोल्केनो फट गया मान लो, ठीक है, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, फ्लड आ गई है, ये सारी एक्टिविटीज होती है अर्थ पे, तो ये क्या करती है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है, ठीक है। अब डिस्ट्रक्शन में भी आप देखोगे तो माउंटेनियस एरियाज में लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक वगैरह बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है। अब अर्थक्वेक तो खैर कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन जैसे देखा जाए इंटेंसिटी, रिस्क कहां रहता है ज्यादा, तो रिस्क भी ऐसे ही इसी ऑर्डर में चलता है, ठीक। अब देखो क्या है कि आप ये तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा ही करेगा। अब उन समस्याओं का समाधान क्या निकाल सकते हो, आपके पास सोल्यूशन क्या है, आपके पास सोल्यूशन है कि आप लोगों को अवेयर करो। क्रिएटिंग अवेयरनेस इज द बेस्ट सोल्यूशन। सबसे पहले हमें रूम के, मतलब अगर आप किसी रूम में बैठे तो बीच में से हटके हमें एक कोने में जाना चाहिए, और सबसे बेहतर ये रहेगा कि टेबल वगैरह है तो टेबल के नीचे घुस जाओ, ठीक है, अपने मतलब सिर को प्रोटेक्शन दे दो ताकि ऊपर से कुछ गिरेगा भी तो आपके ऊपर ना गिरे। ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स क्या करना होगा, चलाना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज वी यूज दी लैंड एंड वाटर। अब आपसे एक सिंपल सी चीज पूछी गई है कि आप लैंडफॉर्म पे जैसे जमीन है, पानी है, सब कुछ है, तो आप इन्हें किन किन तरह से इस्तेमाल करते हो। क्वाइट ऑफन इन वेस्टफुल मैनर, कि ह्यूमन बींग्स जो हैं तो बहुत वेस्टफुल मैनर में नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं, कि हमने रिसोर्सेज को बहुत वेस्टफुल मैनर में यूज किया है। वी हैव एक्सप्लॉइटेड द रिसोर्सेज, वी हैव एक्सप्लॉइटेड द मदर अर्थ। कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज ऑन फर्टाइल लैंड। अब क्या भैया, फर्टाइल लैंड थी तो वहां पे आप खेती कर सकते थे, ठीक है, वहां पे आप प्लांट्स लगा सकते थे, लेकिन आपने खेतों में, बीच खेतों में क्या कर दिया, घर खड़े कर दिए। वी हैव यूज्ड द रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स लैंड जो है फर्टाइल लैंड, उसको वेस्टफुल मैनर में हमने यूज किया है।
वी थ्रो गार्बेज ऑन लैंड, ठीक है। हमने क्या करा है, हमने जितने भी रिसोर्सेज है उन्हें सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया है, और इसी के चलते हम अलग अलग प्रॉब्लम्स को भी फेस करते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज वगैरह, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, ठीक है। अब वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इंपॉर्टेंट गिफ्ट्स ऑफ नेचर इन दी केयरलेस मैनर, ठीक है। ये जो हम लापरवाही से रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं ना, हमें इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। हमें रिसोर्सेज को यूज करने की जब बात आती है तो एक जुडिशियस वे में, ठीक है, एक समझदारी भरे तरीके से क्या करना चाहिए, रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए। इट इज आवर ड्यूटी टू लीव द अर्थ अ बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन एज वेल, ठीक है। तो हमें ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए हम नेचर को, मदर अर्थ को ऐसा छोड़ के जाएं तो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन क्या करे, हमें हमारे लिए थैंकफुल रहे कि बोले हाँ हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ छोड़ा भी है। इतने सारे स्पीशीज प्लांट्स के, एनिमल्स के हमने हंट कर दिए, या फिर हमने क्या कर दिया, उन्हें खो दिया किसी ना किसी तरह से, हमने रिवर्स को पॉल्यूट कर दिया, हमने क्लाइमेट को पूरा उलट पुलट करके रख दिया। तो बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन मतलब हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, वी शुड रिलाई ऑन दी ऑप्टिमिस्टिक साइड। और उसी के साथ साथ क्या करना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि कैसे प्रिजर्व किया जा सके, अवेयरनेस फैलाना चाहिए, और कैसे डिपेंडिंग ऑन द लैंडफॉर्म्स उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लाइफस्टाइल, सारी चीजें वेरी करती है। क्लियर। इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है, ये वाला चैप्टर होता है कंप्लीट।